हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युनची रैंकिंग बैटल कंपटीशन की सभी फाइट्स को जीतता हुआ रैंक टॉप 32 पे आ गया था और ये बात रॉयल फैमिली के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। इवन ये देखकर मास्टर किन और प्रिंस यूवी को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। और इसी तरह रैंकिंग बैटल कंपटीशन का ये पहला राउंड खत्म हो गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें उसी बैटल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जिसको देखते हुए आज सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे और वो सभी एक्साइटेड होकर वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि असल बैटल रैंकिंग कंपटीशन तो अब स्टार्ट होगा, क्योंकि अब हमें चारों ग्रेट क्लैंस के डिसेबल्स भी आपस में फाइट करते हुए दिखाई देंगे। और तभी वो होस्ट एल्डर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है सभी जीते हुए डिसेबल्स को दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे सभी लोगों को दोनों ग्रुप्स की लिस्ट दिखाते हैं, जिसमें ग्रुप 1 के डिसेबल्स को ग्रुप 2 के डिसेबल्स के साथ फाइट करनी थी। और यहाँ पे युनची की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि युनची का नाम ग्रुप 2 में आया था और ग्रुप 2 में सभी के सभी टॉप ग्रेड के डिसेबल्स मौजूद थे, जिसका मतलब था कि अब युनची को उनके साथ फाइट नहीं करनी पड़ेगी। जो देखकर प्रिंस यूवी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है कि मुझे लगता है शायद गॉड भी हमारे साथ है, जिसपे मास्टर किन भी खुश होते हुए कहते हैं कि अगर हमारा लक किसी तरह से चलता रहा तो युनची को टॉप 16 में जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और अगर युनची वाकई टॉप 16 में पहुंच जाता है तो ये हमारे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। जिसपे युनची स्माइल करते हुए प्रिंस यूवी और मास्टर किन से कहता है कि लक मेरा साथ दे या ना दे, मैं आप लोगों को टॉप 16 में पहुंच के दिखाऊंगा। वहीं ये सब देखकर फेंग जू चेंग का साथी भी खुश होते हुए फेंग जू चेंग से कहता है ब्रदर, जैसा आप चाहते थे वैसे ही हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्वार्टर फाइनल में बहुत जल्द मेरा और युनची का आमना सामना होगा और उस फाइट में मैं इसलिए के युनची को डिसेबल बनाते हुए आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। जिसपे फेंग जू चेंग गुस्से से प्रिंस यूवी और युनची को देखते हुए कहता है तुम बस ये प्रे करो कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो। और इसी के साथ उस एल्डर ने वहाँ पे सेकंड राउंड की पहली फाइट को स्टार्ट कर दिया था और पहली फाइट युनची की ही थी जाओ ट्राइब के जाओ नन के साथ, जो कि स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक रियलम के लेवल 6 का कल्टीवेटर था। और ये देखकर युनबा वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है बॉस, ये फाइट तो आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, क्योंकि आपने इससे पहले ही 3-3 स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक रियलम के 6 लेवल के कल्टीवेटर्स को हराया है। जिसपे मास्टर किन सीरियस होते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जाओ ट्राइब को इतना ज्यादा कमजोर समझने की गलती मत करो। स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक रियलम के 6 लेवल के बाकी कल्टीवेटर्स और 4 मेजर क्लैन के डिसेबल सेम लेवल पे होते हुए भी नॉर्मल डिसेबल से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए तुम जाओ नैन को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। और अगर तुम्हें फाइट के दौरान ये लगे कि तुम इसे नहीं हरा सकते तो चुपचाप अपनी हार मानते हुए वापस आ जाना, क्योंकि तुमने ऑलरेडी हमें वो अचीव करवा दिया है जिसका हमने सपना भी नहीं देखा था। मास्टर किन की ये बात सुनकर प्रिंस यूवी भी वहाँ पे मास्टर किन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है मास्टर किन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए अगर आपको लगे कि आप ये फाइट हार रहे हो तो चुपचाप उसी वक्त अपनी हार मानते हुए वापस आ जाना। जिसपे युनची वहाँ से जाते हुए प्रिंस यूवी से कहता है क्या परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। उसके बाद हम बैटल अरीना के अंदर जाओनन और युनची दोनों को आमने सामने देखते हैं और उन दोनों को वहाँ पे आमने सामने देखकर वहाँ पे मुझे डिसेबल्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं रॉयल फैमिली कब तक जो लक चल रहा था जाओ ट्राइब के साथ टकराते हुए फाइनली अब वो खत्म होने वाला है। जिसपे वहाँ पे बैठे एक दूसरे डिसेबल कहता है कि अभी हम ये यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये फाइट कौन जीतेगा, क्योंकि युनची ने अपनी हर फाइट में हमें हैरान किया है और हो सकता है वो ये फाइट भी जीतते हुए एक बार फिर से हम सभी को हैरान कर दे। तभी बैटल अरीना के अंदर युनची और जाओनन दोनों एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। और सबसे पहले जाओनन ने वहाँ पे अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए अपनी मिस्टिक पावर को रिलीज कर दिया था और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपनी मिस्टिक पावर को अपनी सोर्ड के अंदर ट्रांसफर करते हुए अपनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज करने लगा था, जो देखकर युनची के सभी साथी वहाँ पे युनची के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वहीं बैटल अरीना के अंदर जाओनन ने और ज्यादा देर न करते हुए युनची के ऊपर अपनी सोर्ड से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था और अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल हमले को देखकर भी युनची वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबरा था और बिल्कुल एंड समय पे युनची ने वहाँ पे अपनी बर्निंग हार्ट टेक्निक का यूज करते हुए जाओनन के अटैक को रोकने के लिए उसके ऊपर ही अटैक कर दिया था और थोड़ी ही देर में जाओनन का वो अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। जो देखकर जाओनन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की खतरनाक सोर्ड टेक्निक है। और ये कहकर जाओनन ने भी दोबारा वहाँ पे अपनी सोर्ड का यूज करते हुए युनची के उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर युनची ने अचानक आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था, पर जाओनन टाइम रहते युनची के अटैक से बचते हुए पीछे हट गया था। जो देखकर जाओ ट्राइब का मास्टर शौक होते हुए कहता है क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या वाकई इस लड़के ने जाओनन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है, ये तो इम्पॉसिबल है। जिसपे जाओली युनची के अटैक को देखते हुए कहता है कि जाओनन को तो छोड़ो, अगर जाओनन की जगह पे मैं भी होता तो मैं भी इतनी आसानी से इस अटैक को नहीं रोक पाता। आखिर ये लड़का युनची है क्या, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे इसने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा है। वही जाओनन युनची के अटैक से बचता हुआ ऊपर हवा में आ गया था और ऊपर हवा में ही वो अपने अल्टीमेट मूव का यूज करते हुए दोबारा युनची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जिसको देखते हुए युनची ने वहाँ पे अपनी सोर्ड नीचे जमीन पे रख दी थी, जो देखकर अब वहाँ पे सभी को यही लग रहा था कि शायद युनची ने अपनी हार मान ली है। और तभी देखते ही देखते जाओनन की सोर्ड सीधी जाकर युनची की हार्ट के ऊपर लगती है, लेकिन ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन को ऑब्जर्व करने की वजह से युनची की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि उसे किसी भी नॉर्मल सोर्ड से कट दे पाना इम्पॉसिबल था और इसी वजह से जाओनन की सोर्ड भी यहाँ पे युनची को इंजर नहीं कर पाई थी। जिसका फायदा उठाकर युनची ने अपनी हैवी रूलर सोर्ड से जाओनन के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे एक बार फिर से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। और अपने इस अटैक को बेकार जाते हुए देखकर जाओनन वहाँ पे शौक के मारे हैरान होते हुए कहता है मेरी ये सोर्ड एक अर्थ फेस मिस्टिक रियलम का वेपन है, तो फिर मेरा ये वेपन इस लड़के की बॉडी को क्यों नहीं चीर पाया। वहीं जाओ ट्राइब का मास्टर भी ये सब देखकर हैरान होते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आखिर इस लड़के ने अर्थ फेस मिस्टिक लेवल के वेपन
वेपन के अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। अगर ये स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक रियलम के पीक पे भी होता तो फिर भी उस लड़के के लिए ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल था। जिसपे जाओ जैन अपने पिता से कहता है कि हो ना हो जरूर इस लड़के ने कोई बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का आर्मर पहना होगा। तभी जैस्मीन भी जागते हुए वहाँ पे यूं चीजें कहती है, आखिर तुम अपना ये शो ऑफ करना कब बंद करोगे? शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन थी, वरना अब तक तो तुम शो ऑफ करने के चक्कर में मारे जा चुके होते। जैस्मीन की आवाज सुनकर यूंची वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, मास्टर फाइनली आप जाग ही गई। मुझे तो लगा था कि आपकी ये नींद काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है और ये सब तो मैं बस ड्रैगन गॉड की पावर को टेस्ट करने के लिए कर रहा था। जिसपे जैस्मीन उसे डांटते हुए कहती है कि पहले अपनी फाइट फिनिश करो, उसके बाद हम बातें करेंगे। जिसपे यूंची स्माइल करते हुए जैस्मीन से कहता है कि आप बस थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं अभी ये फाइट खत्म करके आता हूँ। और ये कहकर यूंची ने अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाउनन के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, जिसे जाउनन भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था। और वहाँ पे यूंची के इतने ज्यादा फास्ट हमलों को देखकर जाउनन हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये लड़का इस हैवी रूलर स्वॉर्ड को भी उठाते हुए इतनी तेजी से मेरे ऊपर हमला कैसे कर पा रहा है? इवन हमला करने की इतनी स्पीड तो मेरी भी नहीं है। और तभी यूंची ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। जो देखकर जाउनन गुस्से से यूंची से कहता है कि ये मेरा आखिरी और सबसे खतरनाक मूव है, अगर तुमने इसे रोक लिया तो तुम ये फाइट जीत जाओगे। और ये कहकर जाउनन वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपनी इन्फिनिटी सूट टेक्निक का यूज करता है, जिसको देखते हुए वहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और अब तो वहाँ पे उन लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि अब तो पक्का यूंची ये फाइट हारने वाला है। वहीं जाउली भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जाउनन को एक ट्रू फेस मिस्टिक रियलम के कल्टीवेटर को हराने के लिए अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करना पड़ रहा है। वहीं यूंची वहाँ पे जाउनन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी डायरेक्ट वहाँ पे अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है। और देखते ही देखते यूंची ने वहाँ पे जाउनन के अटैक को रोकते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसी के साथ उसे वहाँ पे एक बार फिर से पीछे की तरफ धकेल दिया था। जहाँ पे वो कुछ समझ पाते उससे पहले यूंची ने काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट कर दी थी, जो देखकर तो वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों की आंखें तक बाहर आने को हो गई थी। और तभी जाउनन यूंची से कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर निकले। जिसपे यूंची उससे कहता है कि तुमने भी मेरी सोच से ज्यादा मेरे साथ अच्छा मुकाबला किया। यूंची की ये बात सुनकर जाउनन ने वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी हार मान ली थी। और इसी के साथ यूंची कल वाले 8 फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया था, जो देखकर वहाँ पे खड़े एक डिसेबल हैरान होते हुए कहता है, हमने जिस डिसेबल के मिस्टिक पावर को देखते हुए गेस किया था कि वो सबसे लास्ट नंबर पे आएगा, देखो आज वो जाओ ट्राइब के एक डिसेबल को हराते हुए 8 फाइनल में क्वालिफाई कर गया है। जिसपे वहाँ पे खड़ी एक डिसेबल लड़की भी हैरान होते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आखिर ये किस तरह का मोस्टर डिसेबल है जो कि यहाँ पे किसी से हार ही नहीं रहा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रॉयल फैमिली के सभी लोग अपने गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे। और वापस जाते हुए प्रिंस यूवी यूंची से उसकी इंजरी के बारे में पूछती है, जिसपे यूंची प्रिंस यूवी को तसल्ली देते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करें, मेरे पास एक मैजिक मेडिसिन है जिसकी मदद से मैं कुछ ही देर में खुद को हील कर सकता हूँ। तभी मास्टर किन कहते हैं कि आज की सभी फाइट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है मूव जियोंग के साथ होने वाला है, जो कि थंडर फायर क्लैन का यंग मास्टर है। और जियोंग के बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए कल के मैच में तुम उससे केयरफुल रहना। जिसपे यूंची मास्टर किन से सवाल करते हुए पूछता कि उसमें से क्या खास बात है। जिसपे मास्टर किन यूंची को जवाब देते हुए बताते हैं कि 4 मेजर क्लैंस के बाद थंडर फायर क्लैन का नंबर आता है और भले ही वो लोग रैंक पे नंबर 5 पे हैं, लेकिन उनके डिसेबल्स भी जाओ ट्राइब के डिसेबल से कम ताकतवर नहीं है और थंडर और फायर दोनों उनकी यूनिक स्किल्स में से एक है। जिसपे यूंची मास्टर किन से कहता है कि आप उसकी फायर की फिक्र मत करें, क्योंकि मेरे लिए फायर के साथ खेलना आम बात है। पर अभी वो लोग इसी तरह से बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने रास्ते में थंडर फायर क्लैन का मोटियान भाई दिखता है। और मोटियान भाई वहाँ पे उन सभी को अपने इंट्रोडक्शन देते हुए ग्रीट करता है और यूंची से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए आया हूँ। जिसपे यूंची भी उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं महान मास्टर मू के लिए क्या कर सकता हूँ। यूंची की ये बात सुनकर मास्टर मू यूंची से कहता है, तुम जब से रैंकिंग बैटल कंपटीशन में आए हो तब से लेकर अब तक मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हो और तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारी पावर को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम चेंगफेंग मिस्टिक पैलेस में रहकर अपना टैलेंट जाया कर रहे हो। तो आज मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूँ, क्यों ना तुम चेंगफेंग मिस्टिक पैलेस को छोड़कर मेरे थंडर फायर क्लैन को ज्वाइन कर लो। मास्टर मू की ये बात सुनकर प्रिंस यूवी और मास्टर किन को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मास्टर किन तो वहाँ पे गुस्से से आगे बढ़ते हुए उससे कहते हैं, क्या कहा तुमने? जिसपे यूंची मास्टर किन को रोककर खुद आगे बढ़ते हुए मास्टर मू से कहता है, आपके प्रपोजल का बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं चेंगफेंग मिस्टिक पैलेस को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन मास्टर मू अभी भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानता और वो यूंची को वहाँ पे बड़े बड़े सपने दिखाते हुए उसे लालच देने लगा था, जो देखकर प्रिंस यूवी भी आगे बढ़ते हुए गुस्से से मास्टर मू से कहती है, हम लोग तुम्हें कुछ कह नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पे हमारी रॉयल फैमिली की बेइज्जती करते रहो। अगर तुमने दोबारा गलती से भी मेरे सामने रॉयल फैमिली की बेइज्जती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्रिंस यूवी की ये बात सुनकर मास्टर मू वहाँ पे जोर से हंसते हुए प्रिंस यूवी की भी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, जो देखकर यूंची खुद आगे बढ़ते हुए कोल्ड टोन में मास्टर मू से कहता है, मेरी एक बात गौर से और कान खोल के सुन लो, मैं चेंगफेंग मिस्टिक पैलेस को छोड़ूं या ना छोड़ूं वो तो बात की बात है, पर अगर मैं चेंगफेंग मिस्टिक पैलेस को छोड़ भी देता हूँ तो मैं कभी भी तुम्हारे घटिया थंडर फायर क्लैन को ज्वाइन नहीं करूंगा। यूंची की ये बात सुनकर मास्टर मू को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से यूंची को कुछ कहने ही वाला था, लेकिन यूंची दोबारा कोल्ड टोन में उससे कहता है, अब तुमने मेरा फैसला अच्छी तरह से सुन लिया है ना, तो इसलिए चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। यूंची की ये बात सुनकर तो मास्टर मू ने गुस्से से वहाँ पे अपना फायर और रिलीज कर दिया था, जो देखकर मास्टर किन जल्दी से आगे बढ़ते हुए यूंची को पीछे हटाकर खुद उसका सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन मास्टर किन यहाँ पे ये भी जानते थे कि वो मास्टर मू का सामना नहीं
कर सकते। और तभी अचानक ही मास्टर मू वहाँ पे अपना थंडर फायर ऑरा रिलीज करते हुए मास्टर किन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे यू चेन यानी लिटिल फायरी की एंट्री होती है, जिसने वहाँ से गुजरते हुए मास्टर मू को वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया था। और ये देखकर यूची को भी वहाँ पे एहसास हो गया था कि हो ना हो ये काम जरूर लिटिल फायरी का ही होगा। और लिटिल फायरी के इस मामूली से अटैक से ही मास्टर मू की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और वो अचानक ही वहाँ से भागकर जाते हुए यूची से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और मास्टर मू के जाने के बाद वो सभी वहाँ पे हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगे थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ था। और यूची वहाँ पे लिटिल फायरी को याद करते हुए कहता है, लिटिल फायरी क्या वाकई ये तुम थी? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दोबारा अगले दिन बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनची और जियोंग यान दोनों बैटल अरीना के अंदर आमने सामने खड़े हुए थे। और जियोंग यांग वहाँ पे गुस्से से यूनची को धमकी देते हुए कहता है, कल रात तुमने मेरे फादर की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। और मेरे फादर की बेइज्जती का मतलब है कि मेरे पूरे क्लैन की बेइज्जती, और हमारे क्लैन की बेइज्जती के लिए तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। जियोंग यान की ये सारी बातें सुनकर यूनची को मास्टर किन की कल रात वाली सारी बातें याद आती है, जहाँ उन्होंने यूनची को थंडर फायर क्लैन की दोनों अटैकिंग और डिफेंस पावर के बारे में बताया था। और वही बात याद करते हुए यूनची वहाँ पे खुद से ही कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने अपने कौन से वेपन को छुपा रखा है, जैसे मास्टर किन मुझे केयरफुल रहने के लिए कह रहे थे। और ये कहकर यूनची ने अचानक आगे बढ़ते हुए अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से जियोंग यान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे जियोंग यान भी यूनची की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहाँ पे यूनची के हर हमले के साथ पीछे खिसकता चला जा रहा था। और यूनची वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गुड टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से चारों तरफ से उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, इसके साथ डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं इसे जल्द से जल्द हरा दूं, क्योंकि इसकी स्पीड मेरे जितनी फास्ट नहीं है। और ये कहकर यूनची अचानक आगे बढ़ते हुए पीछे से उसे वहाँ पे किक मार देता है, जिसके लगते ही जियोंग यान खिसकता हुआ वहाँ से काफी पीछे चला गया था। और ये सब देखते हुए अब जियोंग यान को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी स्पीड से कुछ थंडर फायर बॉल्स को क्रिएट करते हुए उनसे यूनची के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यूनची वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए उसकी सभी फाइट थंडर बॉल से बहुत ही आसानी से बच गया था, जो देखकर जियोंग यान को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फाइट थंडर बॉल्स को क्रिएट करते हुए यूनची के ऊपर दोबारा हमला कर दिया था। और जैसे ही वो सभी थंडर फायर बॉल्स वहाँ पे यूनची के साथ टकराती है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखकर वहाँ पे सभी को यही लगने लगा था कि शायद अब यूनची का खेल खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही स्मोक खत्म होती है, तो वहाँ पे हम यूनची को देखते हैं, जो कि उसके हमले से बचते हुए ऊपर हवा में आ गया था, जो देखकर जाओ ट्राइब के लोग वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा फास्ट कैसे है, क्या ये यहाँ पे कोई इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, आखिर इसके पास किस तरह की मिस्टीरियस पावर्स हैं। तभी जियोंग यांग वहाँ पे बिल्कुल सेम पहले की तरह यूनची के ऊपर हमला करता है, लेकिन यूनची ने वहाँ पे अपने फिनिश गॉड की पावर्स का यूज करते हुए उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। पर जब यूनची फिनिश फ्लेम की पावर का यूज करते हुए जियोंग यान के ऊपर हमला करता है, तो जियोंग यान यूनची के अटैक को नहीं रोक पाता। और यूनची के अटैक के इम्पैक्ट की वजह से वो वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था, क्योंकि बेचारे जियोंग यान ने भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूनची इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा। उसे तो लगा था कि यूनची भी बाकी ट्रू फेस मिस्टिक रियलम के कल्टीवेटर्स की तरह नॉर्मल सा कल्टीवेटर होगा, जिसे वो अपने एक दो हमलों में ही हरा देगा। लेकिन यहाँ पे तो उसकी सारी गेम ही उल्टी पड़ गई थी। और तभी वहाँ पे उसका स्पीयर भी लुढ़कते हुए उसकी बॉडी के साथ आके टच हो जाता है। और ऐसा होते ही जियोंग यान को वहाँ पे अपनी पूरी बॉडी में थंडर फायर के झटके लगने लगे थे। और यही जियोंग यान का वो हिडन वेपन था, जिसका यूज करते हुए वो यूनची को हिट करना चाहता था। पर यहाँ पे उसका हिडन वेपन उसके ऊपर ही भारी पड़ गया था, जहाँ लगातार उसके ऊपर थंडर फायर के हमले हुए जा रहे थे। और अगर थोड़ी देर वहाँ पे और ऐसा चलता रहता तो जियोंग यान वहाँ पे मारा भी जा सकता था, जो देखकर मास्टर मू और वो एल्डर जल्दी से उसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जियोंग यान वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, जो देखकर वो एल्डर मास्टर मू से कहता है, जल्दी से इसे मेडिकल पवेलियन हाउस ले चलो, कहीं ऐसा न हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। उस एल्डर की ये बात सुनकर मास्टर मू वहाँ पे यूनची को घूरता हुआ चुपचाप अपने बेटे को लेकर वहाँ से मेडिकल पवेलियन हाउस की तरफ चला गया था। और इसी के साथ यूनची ये फाइट भी जीत गया था, जिसके बाद वो सीधा कल होने वाले क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गया था, जो देखकर वहाँ पे बैठे हुए सभी डिसेबल्स यूनची के लिए बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वहीं मास्टर यूफेंग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि जब जब मुझे लगता है कि ये लड़का अपनी लिमिट्स को पहुंच गया है, तब तब ये हर बार मुझे गलत साबित करते हुए एक स्टेप और ऊपर चला जाता है। पूरे टियानजुआन कॉन्टिनेंट में आज तक मैंने अमेजिंग टैलेंट कभी नहीं देखा। इस पे लिंग युन भी हैरान होते हुए अपने पिता से पूछता है, फादर मुझे भी समझ नहीं आ रही कि इस लड़के की मिस्टिक पावर इतनी ज्यादा लो होते हुए भी इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। जिसपे मास्टर यूफेंग यूनची को वहाँ पे बहुत ही गौर से देखते हुए कहते हैं, अभी तक तो मुझे खुद भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो भी है जरूर इस लड़के में कोई न कोई बहुत ज्यादा खास बात है। तभी हम वहाँ पे फेंग जूचेंग के साथी को देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपनी फायर को समन करते हुए कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस लड़के के पास भी फ्लेम पावर होगी। अब तो इसके साथ फाइट करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, और जब मेरी फिल्म इसकी फिल्म के साथ टकराएगी तो तब मैं देखूंगा कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है। और वहाँ पे अगली फाइट भी उसी लड़के की थी, जिसका नाम जू बाई था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात को रॉयल फैमिली के गेस्ट हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर किन आकर यूनची और बाकी सभी को बताते हैं कि एम्परर को भी यूनची की टॉप 8 में आने की खबर मिल चुकी है, और वो यूनची के इस कारनामे के लिए उससे बहुत ज्यादा खुश भी है। मास्टर किन की ये बात सुनकर प्रिंस यूई वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और वो अचानक ही वहाँ पे यूनची के हाथ पकड़ते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, यूनची तुमने हमारी रॉयल फैमिली का सर फखर से ऊंचा कर दिया है, और रॉयल फैमिली तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। जिसपे मास्टर किन वहाँ पे उन दोनों को अलग करते हुए कहते हैं, यूनची तुम टॉप 8 में इंटर कर गए हो, और टॉप 8 में इंटर करने का मतलब है कि तुम टियानचाई की सीक्रेट रियाना में भी इंटर कर गए हो, पर अब तुम सभी ट्राइब्स की नजरों में आ चुके हो, और सभी ट्राइब्स के डिसेबल्स अब तुम्हें हराने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे।
देंगे और हो सकता है चारों मेजर ट्राइब्स के लोग तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की भी कोशिश करे, इसलिए तुम बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद उन मेजर ट्राइब्स में से कोई एक ट्राइब मास्टर मू की तरह तुम्हें अपने ट्राइब में शामिल होने के लिए फोर्स करे, तो तुम उन मेजर ट्राइब्स के मास्टर से मास्टर मू की तरह बिहेव बिल्कुल मत करना, वरना बाद में वो लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। मास्टर किन की ये बात सुनकर यूनची वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से कहता है कि मैं लोगों के साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता हूँ जैसा लोग मेरे साथ करते हैं। जिस पे मास्टर किन उससे कहते हैं कि जो भी है तुम बस अपना ध्यान रखना, और तुम्हारी तरफ फेंग जू बाई भी आई की सारी फाइट्स जीत गया है, जिसका मतलब है कि कल के क्वार्टर फाइनल्स में तुम्हारी फाइट फेंग जू बाई के साथ होगी। फेंग जू बाई का नाम सुनकर यूनची कहता है ये तो फेंग जू चैन का छोटा भाई है ना, जिस पे मास्टर किन यूनची को बताता है कि हाँ बिल्कुल, और वो लोग तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने भी नहीं वाले, क्योंकि फेंग जू चैन प्रिंस यूवी से शादी करना चाहता है, पर क्योंकि प्रिंस यूवी तुम्हें पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है, तो इसलिए अब तुम फेंग जू चैन के सबसे बड़े दुश्मन हो। उसके बाद हमें अगले दिन क्वार्टर फाइनल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ बैटल अरीना के अंदर यूनची और जू बाई दोनों आमने सामने खड़े हुए थे, जो देखकर वहाँ पे बैठे हुए डिसेबल्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि अगर फेंग जू बाई आज ये फाइट हार गया तो पिछले न जाने कितने 100 सालों में ये पहली बार ऐसा होगा जब स्काई बनिक से टॉप 4 से बाहर हो जाएगा। जिस पे दूसरा डिसेबल कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और यूनची की पिछली फाइट्स को देखते हुए मुझे लगता है फेंग जू बाई के लिए भी यूनची को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। तभी बैटल अरीना के अंदर जू बाई यूनची का मजाक उड़ाते हुए कहता है आज तुम्हारी जैसे एक कचरा मेरे साथ फाइट करने के लिए मेरे सामने खड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारा गुड लक बोलूं या बैड लक, पर आज जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुम अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। जिस पे यूनची उससे कहता है कि तुम सिर्फ घटिया दिखते ही नहीं हो बल्कि बातें भी बहुत ज्यादा घटिया करते हो। यूनची की ये बात सुनकर जू बाई अचानक ही वहाँ पे अपनी मिस्टिक पावर को रिलीज करके अपनी सोर्ड के अंदर ट्रांसफर करते हुए अपनी डीमन फ्लेम से यूनची के ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है। लेकिन यूनची तो यूनची था, उसने वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड का यूज करते हुए उसकी डीमन फ्लेम को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो दोनों बैटल अरीना के अंदर खिसकते हुए थोड़ा थोड़ा पीछे चले गए थे। जो देखकर जू बाई यूनची से इंप्रेस होते हुए कहता है लड़के इस अटैक में मेरी 60% पावर थी और तुमने मेरे इस अटैक को रोककर वाकई मुझे सरप्राइज कर दिया है, पर अब मैं तुम्हें अपने स्काई बनी सेट की स्काई बनी फ्लेम दिखाने वाला हूँ, जिसके साथ तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे एंड होने वाला है। और जैसे जू बाई वहाँ पे अपनी स्काई बनी फ्लेम को रिलीज करता है तो उससे वहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर और क्रिएट हो रहा था कि वहाँ पे खड़े हुए लोगों का भी खड़ा रह पाना मुश्किल होता जा रहा था। वहीं जू बाई ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए अपनी स्काई बनी फ्लेम का यूज करते हुए वहाँ पे यूनची के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, जिनसे यूनची भी वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से मूव करके किसी तरह से बचता जा रहा था। जो देखकर जू बाई ने वहाँ पे यूनची को ट्रैप करने के लिए चारों तरफ वहाँ पे अपने क्लोन्स क्रिएट कर दिए थे, जिसकी वजह से मजबूरन यूनची को भी वहाँ पे रुकना पड़ा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जू बाई के उन क्लोन्स ने चारों तरफ से वहाँ पे यूनची के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, पर यूनची भी वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड का यूज करते हुए उन क्लोन्स का सामना करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन क्योंकि वो क्लोन्स वहाँ पे तादाद में बहुत ज्यादा थे और ऊपर से वो बहुत ही तेजी से यूनची के ऊपर हमले किए जा रहे थे, जिसकी वजह से अब यूनची भी धीरे धीरे वहाँ पे पीछे खिसकने लगा था। जो देखकर मास्टर किन वहाँ पे चलाते हुए यूनची को गिव अप करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उनके लिए यूनची की लाइफ इंपॉर्टेंट थी, ना कि ये मैच। वहीं स्काई बनी सेट के मास्टर जू बाई की तारीफ करते हुए कहते हैं इस जू बाई के ऊपर तो हमारा ध्यान ही नहीं था, ये कब इतना ज्यादा ताकतवर हो गया ये हमें पता ही नहीं चला। तभी बैटल अरीना के अंदर जू बाई यूनची से कहता है कि अब तुम अपनी इस फाइट से मुझे बोर कर रहे हो, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए। और ये कहकर जू बाई ने वहाँ पे अपनी स्काई बनी फ्लेम का यूज करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ी जायंट सोर्ड को क्रिएट करके उसे यूनची के ऊपर हमला कर दिया था, पर यूनची डायरेक्टली वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड का यूज करते हुए जू बाई के इस खतरनाक हमले को रोक लेता है और उसी के साथ वहाँ पे अपनी इवल गॉड की मिस्टिक पावर को रिलीज करते हुए कहता है तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अब बाकी इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ गया है। और ये कहकर यूनची ने अचानक आगे बढ़ते हुए जाकर जू बाई के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से जू बाई वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। और अब ये था वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के लिए एक और झटका, और अपने इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को बेकार जाते हुए देखकर जू बाई तो वहाँ पे बिल्कुल पागल ही हो गया था, और वो वहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए यूनची से कहता है मैं अपनी इस फॉरबिडन टेक्निक का यूज तो नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे अपनी इस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने के लिए मजबूर किया है। और ये कहकर जू बाई अपना ब्लड वहाँ पे अपनी सोर्ड के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद अब की बार वो वहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग डार्क फ्लेम का यूज करते हुए एक बार फिर से उस जायंट सोर्ड को क्रिएट करता है। लेकिन ये वाली जायंट सोर्ड पहले वाली जायंट सोर्ड से कई गुना ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जो देखकर स्काई बर्निंग सेट के एक डिसेबल चिल्लाते हुए कहता है क्या जू बाई पागल हो गया है, ऐसे तो उसकी अपनी मिस्टिक वेन से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जिसपे स्काई बर्निंग सेट का मास्टर कहता है कि ये उसकी अपनी चॉइस है, और वैसे भी अगर कोई स्काई बर्निंग सेट का डिसेबल अपने दुश्मन को ना हरा पाए तो उसके लिए मर जाना ही बेहतर है। वहीं जू बाई के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर मास्टर यू फेंग वहाँ पे एक्शन में आते हुए एल्डर लिंक को जल्दी से वहाँ पे यूनची को बचाने के लिए कहते हैं, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जू बाई ने वहाँ पे अपनी उस डार्क फ्लेम का यूज करते हुए यूनची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।